हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो इसमें हम पढ़ रहे थे लाइट चैप्टर, और लाइट चैप्टर के 4 पार्ट हम कर चुके हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये 5th पार्ट है लाइट चैप्टर का। तो लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो वो डिपेंड करती है कि वो रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है या फिर डेंसर से रेयर में जा रही है। आज हम पढ़ेंगे जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो लेंस फॉर्मूला है। रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो लेंस के अंदर होता है। तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मतलब 1/v माइनस 1/u। v क्या होता है? हमारी इमेज की डिस्टेंस होती है, और u क्या होता है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला दोनों एक दूसरे से थोड़े से सिर्फ इस साइन की वजह से डिफरेंट हैं, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव साइन होता है, और मिरर फॉर्मूला के अंदर हमने पीछे पढ़ा था 1/v प्लस 1/u होता है। उसके बाद है पावर ऑफ द लेंस। जो लेंस है उसकी पावर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है? जब हम फोकल लेंथ को इन्वर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? पावर होगी। और जो फोकल लेंस है, फोकल लेंथ जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा मीटर में होती है, ठीक है। जब हम पावर को डिटरमाइन करते हैं तो हमें फोकल लेंथ की वैल्यू को मीटर में लेना है। तो P इज इक्वल टू 1/f। और जो पावर है इसकी SI यूनिट डायप्टर होती है। डायप्टर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर जो है, लेंस की पावर है, उसको किस में मेज़र करते हैं? तो डायप्टर में मेज़र करते हैं। अब हम देखेंगे ऐसे फॉर्मूला जिसमें हम दो लेंस को आपस में कंबाइन कर दें। जब दो लेंस को आपस में कंबाइन कर दिया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो, अगर हमने दो लेंस को कंबाइन कर दिया आपस में, और एक लेंस की फोकल लेंथ जो है वो f1 है और दूसरी लेंस की फोकल लेंथ वो f2 है, तो टोटल दोनों की फोकल लेंथ जो होगी वो कैपिटल F से हम डिनोट करेंगे। तो उसकी वैल्यू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये वाली जो फोकल लेंथ है ये हम इससे डिटरमाइन करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 की वैल्यू को, मतलब दोनों की फोकल लेंथ के इनवर्स को ऐड करके, और फिर हम क्या करेंगे? उसकी कंबाइन की जो फोकल लेंथ की वैल्यू है वो डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद देखो, इफ टू लेंस हैव द d डिस्टेंस, मतलब दोनों के बीच में दो लेंस हम आपस में कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच किए बिना हम क्या करते हैं? d डिस्टेंस के ऊपर उनको रखते हैं। तो उस टाइम पे फोकल लेंथ क्या होगी? 1/f, कैपिटल F से डिनोट करेंगे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1/f2। मतलब जो d डिस्टेंस हम करेंगे तो उसके लिए माइनस df1 f2 क्या करेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे उनकी फोकल लेंथ में से। तो ये जो f होगी, कैपिटल F, ये क्या होगी? जब हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं उनके लिए फोकल लेंथ होगी। अब देखो पावर, अगर हमें पावर डिटरमाइन करनी है, अगर हमने दो लेंस को आपस में कंबाइन कर रखा है तो वहाँ पर पावर क्या हो जाएगी? P से हम डिनोट करेंगे P1 प्लस P2, मतलब दोनों लेंस के सम के इक्वल होगी। दोनों लेंस की पावर के सम के इक्वल होगी पावर जब हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं। और अगर हम दो लेंस को d डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं तो उसके लिए जो पावर होगी, इक्विवेलेंट पावर, वो क्या होगी? P1 प्लस P2 माइनस dP1 P2। मतलब dP1 P2 वाली क्वांटिटी को हम इसमें से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी पावर की वो क्या हो जाएगी? इक्विवेलेंट पावर हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे लेंस के लिए फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब कल हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, एंगल साइन आई डिवाइडेड बाय एंगल आर, साइन ऑफ एंगल आर, मतलब साइन आई क्या होगा? साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, और साइन आर क्या हो जाएगा? साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। तो दोनों का रेशियो अगर हम लें तो वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होती है, बहुत सारे ये मान सकते हो कंपाउंड के लिए, फिर या फिर कुछ ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है? इसकी फिक्स वैल्यू होती है। कुछ कंपाउंड के लिए इसकी फिक्स वैल्यू होती है,
और वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जो है कंपाउंड इसकी क्या वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिख रखी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं सारी। सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एयर का होता है। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1.0003, ठीक है, 1.0003। तो ये क्या है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। उसके बाद आइस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू होती है 1.31 और वाटर के लिए होती है 1.33, अल्कोहल के लिए होती है 1.36, केरोसिन के लिए होती है 1.44, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज के लिए होती है 1.46, ट्रेपेनॉइल ऑयल के लिए होती है 1.47, बेंजीन के लिए होती है 1.50 और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो डायमंड के लिए होती है 2.42। तो ये वैल्यू हमसे डायरेक्ट पूछी जाती हैं कि ये जो कंपाउंड है इसके लिए ये बताओ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या वैल्यू है। एक चीज़ और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि वो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर के रेशियो के बराबर है, या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के रेशियो के बराबर होता है। तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम क्वांटिटी हो गई, तो कोई उनकी यूनिट जो होती है वो आपस में कैंसिल आउट कर जाएगी स्पीड की, ठीक है। इसके अलावा एक जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला फॉर्मूला है। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, हमें फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है और दो लेंस में से हमें एक लेंस की रेडियस दे रखी है, दूसरी लेंस की हमें रेडियस ज्ञात करनी है, या फिर हमें फोकल लेंथ और रेडियस की वैल्यू दे रखी है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। काफ़ी न्यूमेरिकल्स में इसको यूज़ किया जाता है। 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर हमारे पास इनमें से कोई भी तीन वैल्यू हैं तो हम फोर्थ की इसमें से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या बताता है, हमें आपस में इनके रिलेशन के बारे में बताता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि तो एक और हमारे पास जैसे मैग्निफिकेशन होता है जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो m की वैल्यू जो होती है वो माइनस जो होती है वो v/u के बराबर होती है। तो v यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ हमारे पास इमेज का, और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो इस टाइप से ये जो फॉर्मूलाज हैं ये हमारे रिफ्रैक्शन के अंदर यूज होते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना है वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखने में यूज आता है। तो रिफ्रैक्शन का अगर सबसे पहला एग्जाम्पल देखा जाए तो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ही होता है, क्योंकि जो देखो जो स्टार्स हैं वो क्या करेंगे, एक सोर्स ऑफ लाइट का काम करते हैं, और जैसे जैसे अर्थ की साइड उनका प्रकाश आता है तो क्या होता है कि बहुत सारी एयर्स, कहीं पे एयर की अमाउंट ज़्यादा है, कहीं पे एयर की अमाउंट कम है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, तो उस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन वहाँ पे होता है, ड्यू टू डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्शन का फिनोमिना वहाँ पे होता है। इस टाइप से वो हमें क्या होते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो रिफ्रैक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो मिराज हम जिसको बोलते हैं वो क्या है, वो भी एक एग्जाम्पल है इसका रिफ्रैक्शन का, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने किसी ग्लास के अंदर हमने पानी डाल रखा है, ठीक है, और उस ग्लास के अंदर क्या है, कोई भी नीचे सिक्का गिरा हुआ है तो वो हमें उभरा हुआ दिखता है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखता है, या फिर कोई पेंसिल हमने इसमें डाली है, तो जहाँ पे बाहर वाला मीडियम मतलब एयर और वाटर जहाँ पे एक दूसरे से अलग होते हैं, तो वो जो लाइन है वो क्या करती है, एक इंटरफेरेंस का काम करती है। एक मीडियम जो है वो रेयर हो जाता है और दूसरा मीडियम डेंसर हो जाता है, तो वो पेंसिल हमें उस पानी में मुड़ी हुई दिखती है। जब हम उस पेंसिल या फिर कोई भी पेन, कोई भी वस्तु हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो ऊपर उठी हुई दिखती है, या फिर जैसे पेंसिल पेन डालते हैं तो वो बीच में से टूटा हुआ दिखता है, तो वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन के फिनोमिनाज की वजह से होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फिनोमिना है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट फिनोमिना है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हमारे पास कोई भी ऐसा मीडियम है, देखो जैसे कि हम रिफ्रैक्शन के अंदर क्या देखते हैं कि जब जैसे हमारे पास डेंसर से
रेयर के अंदर कोई भी रे ऑफ लाइट जाती है, ठीक है, डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे नॉर्मल बनी हुई है, ठीक है। डेंसर से रेयर के अंदर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे ये इसने इसमें एंटर किया तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई यहाँ से। तो जैसे जैसे हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जाते हैं तो जो रिफ्रैक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होता जाएगा। तो क्या होगा कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को 90 डिग्री कर दिया जाए तो हमें पता है कि म्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है, ठीक है। वो किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रे को इसके ऊपर इंसिडेंट किया है, तो जो रे इंसिडेंट हो रही है अगर वो एंगल 90 डिग्री का है तो मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू 1 अपॉन साइन आर के बराबर आ जाएगी। तो जहाँ पे साइन आई हम 90 डिग्री लेते हैं तो जो आर होती है, आर जो एंगल होता है उसको हम क्रिटिकल एंगल का नाम दे देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन साइन सी के बराबर हो, मतलब आर की वैल्यू जहाँ पे आई एंगल 90 डिग्री का होता है वहाँ पे आर की वैल्यू जो होती है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल होता है जहाँ पे इंसिडेंट लाइट अगर 90 डिग्री के ऊपर उसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है इंटरफेस के ऊपर तो वो मैक्सिमम बैंड कर जाती है। हमारी जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या करती है, उसी मीडियम के अंदर बैंड हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है वो किस किस के अंदर यूज होता है, इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो है डायमंड। डायमंड का जो चमकना होता है, जो शाइनिंग होती है, डायमंड की जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। डायमंड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू जो होती है वो 24 डिग्री होती है, ठीक है। 24 डिग्री के अंदर डायमंड के अंदर क्या होता है, 24 डिग्री उसके क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है। तो उसकी जो चमक है वो किसकी वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना की वजह से होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल होता है। सेकंड एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। फाइबर्स का यूज किया जाता है सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए, और कोई भी नॉइस ना हो, बाहर का इंटरफेरेंस ना हो, उसके लिए हम फाइबर्स का यूज करते हैं। तो फाइबर्स के अंदर कैसे बनाया जाता है, फाइबर्स को ऐसे बनाया जाता है जैसे कि अंदर वाला जो मटेरियल यूज करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, और इसके बाहर एक और लेयर बनाई जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है। तो बाहर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और अंदर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है। तो लाइट जो है वो क्या करती है, जैसे कि एक बार अंदर एंटर कर गई तो वो इसी के अंदर ही इस टाइप से क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड होती रहती है, वो इससे बाहर नहीं निकल पाती और बाहर का नॉइस भी इसके अंदर एंटर नहीं कर पाता। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं वो बेस्ट एक एग्जाम्पल है आज के टाइम में। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो हमें ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से ही मिली है, ठीक है। तो ये दोनों ही, डायमंड और ऑप्टिकल फाइबर, ये दोनों ही अच्छे एग्जाम्पल हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो इसके लिए आज का चैप्टर हम इतना ही करेंगे। आगे के जो टॉपिक्स हैं हमारे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।